जय हिंद दोस्तों। जैसा आप जानते हैं, जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो सबसे लंबे समय तक प्राइम मिनिस्टर रहे, शिंजो एबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह वारदात जब वो एक इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे, वहीं के भीड़ में से एक व्यक्ति ने निकलकर होममेड गन से उनको गोली मार दी। इस दुखद घटना पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने भी खेद प्रकट किया है। वैसे तो जापान में आर्म्स एक्ट भी काफ़ी सख्त है और पॉलिटिकल वायलेंस के केसेस भी काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो में हम इंडिया जापान के रिलेशंस और जापान का थोड़ा हिस्ट्री का पर्सपेक्टिव देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम सबसे पहले जियोग्राफिक पर्सपेक्टिव को देखें तो जापान 5 आइलैंड से मिलकर बना है: होकाइडो, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू एंड ओकिनावा। और जापान देश के टेरिटोरियल बॉर्डर्स किसी भी देश के साथ नहीं लगते हैं। टेरिटोरियल बॉर्डर्स का मतलब है कि लैंड बॉर्डर्स किसी और कंट्री के साथ नहीं लगते हैं, क्योंकि जापान एक आइलैंड कंट्री है तो उनके मैरीटाइम बॉर्डर्स लगते हैं, यानी कि पानी के इसमें बॉर्डर्स लगते हैं, जैसे चाइना के साथ, साउथ कोरिया के साथ। सेकेंड फैक्ट है कि जापान रिंग ऑफ फायर के एरिया में सिचुएटेड है। इसका मतलब है कि जापान सुनामी और अर्थक्वेक के लिए मोर प्रोमिनेंट है। रिंग ऑफ फायर का एरिया पैसिफिक ओशियन में वो एरिया है जहां पर अक्सर भूकंप और सुनामी आते रहते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव। अगर जापान की हम फसलों के बारे में बात करें तो केवल चावल को छोड़कर जापान किसी भी अन्य फसल में आत्मनिर्भर नहीं है। इसका मतलब यह है कि उनको खाने के लिए और चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। इसके पीछे कारण यह है कि एक तो वहाँ की ज़मीन कम उपजाऊ है और वहाँ के 65% लैंड एरिया पे पहाड़ ही हैं, तो इसकी वजह से भी वहाँ पर फसलें कम होती हैं। अगर इसके अपोजिट में हम इंडिया में नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो आप जैसा जानते हैं कि इंडिया में नेचुरल रिसोर्सेज काफ़ी प्रचुर मात्रा में है। और आप यह भी जानते हैं कि 200 साल से ज़्यादा समय तक अंग्रेज़ इंडिया को लूटते रहे। बीच में टर्किश और अफ़गान्स के भी अटैक हुए और उन्होंने भी इंडिया में काफ़ी तबाही मचाई। तो इंडिया लेकिन फिर भी खड़ा रहा। और अब पिछले लगभग 70 साल से आप देख रहे होंगे कि इंडिया में अलग अलग स्कैम सामने आ रहे हैं, यानी कि इंडिया के नेताओं ने भी देश को लूटने का काम किया है, लेकिन यह देश फिर भी आज भी मजबूती से खड़ा है। खैर, अब जापान के अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जैसा आपने देखा कि जापान नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में काफ़ी कमज़ोर है, लेकिन फिर भी वो दुनिया की 4th सबसे बड़ी जीडीपी है जापान की। तो वह इतना रिच कैसे है नेचुरल रिसोर्सेज के कम होने के कारण भी? तो बेसिकली जापान की इकोनॉमी एक्सपोर्ट बेस्ड है। वहाँ पे रॉ मटेरियल्स का इंपोर्ट किया जाता है और हाई टेक्नोलॉजी की मदद से चीज़ें बनाई जाती हैं और एक्सपोर्ट की जाती है। अगर हम उनकी मेन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, स्टील प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग आदि ये सभी चीज़ें मैन्युफैक्चर की जाती हैं और अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट की जाती हैं। तो अभी तक हमने जापान के बारे में बेसिक चीज़ों को समझा, जैसे वहाँ की ज्योग्राफी कैसी है, वहाँ की इकोनॉमी कैसी है। लेकिन अब आगे हम बात करेंगे इंडिया जापान के रिलेशंस के बारे में कि सिंस 1947 से लेकर के आज तक इंडिया जापान के रिलेशंस कैसे कैसे डेवलप हुए हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अगर वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की बात करें तो इंडिया और जापान दोनों अलग अलग साइड्स थे, क्योंकि इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी था और ब्रिटेन के साथ था वर्ल्ड वॉर 2 में, लेकिन जापान ब्रिटेन के खिलाफ था। तो दोनों देश वर्ल्ड वॉर के टाइम में इंडिया और जापान अलग अलग साइड थे। लेकिन 1947 के बाद भी इंडिया और जापान के रिलेशंस कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं रहे, क्योंकि जैसा आप जानते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कोल्ड वॉर का टाइम स्टार्ट होता है, जिसमें 2 ब्लॉक्स होते हैं। एक साइड जिसको रसिया लीड करता है और एक साइड जिसको अमेरिका लीड करता है, उसमें वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज आती है। और जापान यूएस का अलाई था और इंडिया किसी भी साइड नहीं था। इंडिया इंडिपेंडेंट था, यानी नॉन अलाइंड था, लेकिन इंडिया रसिया के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशंस रखता था। और जैसा आप जानते हैं कि कोल्ड वॉर के टाइम में इंडिया के खिलाफ जितने भी पाकिस्तान ने युद्ध लड़े, उन सभी में अमेरिका ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। तो नेचुरली सी बात है कि यूएस का अलाई होने के कारण जापान भी पाकिस्तान की साइड ही था। और 1998 में जब इंडिया ने पोखरण 2 टेस्ट किया, न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट किया, तो उस टाइम जापान ने इंडिया को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया और इंडिया पर सैंक्शंस भी लगाए। लेकिन
2000 के बाद इंडिया और जापान के रिलेशंस काफ़ी अच्छे होना स्टार्ट हुए। जैसे 2008 में दिल्ली मुंबई रेलवे प्रोजेक्ट में जापान ने टेक्नोलॉजिकली भी सपोर्ट किया, वह फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया। इसके बाद 2014 में वहाँ के प्राइम मिनिस्टर शिंजो एब यहाँ पे इंडिया में रिपब्लिक परेड पर चीफ गेस्ट थे। इसके बाद 2016 में जब इंडिया में बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट आया तो उस टाइम भी जापान ने टेक्निकली व फाइनेंशियली दोनों तरह से सपोर्ट किया। और अभी रिसेंटली जापानीज प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हम इंडिया में नेक्स्ट 5 ईयर्स में लगभग 5 ट्रिलियन येन जो जापान की करेंसी है उतना इन्वेस्ट करेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि ये एकदम से इतने पॉजिटिव चेंजेस इंडिया और जापान रिलेशंस में कैसे आए। तो इसको जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसके पीछे 2 इम्पोर्टेंट रीजंस हैं कि इंडिया जापान के रिलेशंस काफ़ी सुधरे हैं। तो चलिए अब उनकी बात करते हैं। सबसे पहला और बेसिक रीज़न है कि इंडियन मार्केट काफ़ी बड़ी है जो सभी देशों को अट्रैक्ट करती है। लेकिन यहाँ पे आप बोल सकते हो कि 2000 से पहले भी तो इंडियन मार्केट थी, लेकिन जैसा आप जानते हैं 1991 में LPG रिफॉर्म्स हुए और उसके बाद काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस हटाए गए जिससे फॉरेन कंपनीज इंडिया में आई और इन्वेस्ट करना शुरू किया। तो एक तो इंडियन मार्केट का पर्सपेक्टिव है जिसने इंडियन जापान रिलेशंस को सुधारने का काम किया है। सेकंड और जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन है वो है चाइना फैक्टर। जैसा आप जानते हैं कि चाइना के रिलेशंस जापान के साथ, इंडिया के साथ वह अमेरिका के साथ भी ज़्यादा अच्छे नहीं है। तो चाइना को कंटेन करने के लिए जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ये सभी बड़े देश इंडिया के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं क्योंकि इनको पता है कि चाइना को कंटेन करने के लिए इंडिया का साथ बहुत ज़रूरी है। और इसी को ध्यान में रखते हुए एक क्वाड ग्रुप भी बना है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया व अमेरिका 4 देश शामिल है। इसका मेन मोटो चाइना को कंटेन करना ही है। लेकिन यहाँ पे समझने वाली जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है कि हम अमेरिका और जापान की तरफ टिल्ट हो रहे हैं, लेकिन इससे यह नहीं होना चाहिए कि हमारे रसिया के साथ रिलेशंस पर कुछ इफेक्ट पड़े, क्योंकि रसिया ने हमें थ्रू आउट द ईयर्स अनकंडीशनली सपोर्ट किया है। तो इंडिया रसिया के साथ रिलेशंस पर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और जो मैंने समझाने की कोशिश करी है वो इश्यू भी आपको शायद अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके व वीडियो को शेयर करके अपनी सपोर्ट दिखा सकते हैं। थैंक यू।